Vaccine would be essential for bringing the pandemic under control, which is why WHO proposed the ACT Accelerator. एक गाँव में वैक्सीन जल्दी आ रही है और भारत की ही बनी हुई वैक्सीन जो है अगले साल की शुरुआत में हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। 3 companies have produced their results and they're very promising results. Those vaccines have been now submitted to the regulators for approval. Once that approval has been given, we are ready to deliver the vaccines and we are ready for... इसे है नेजल वैक्सीन, अभी सिर्फ उसके एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आता है तो वो गेम। जो भारत में वैक्सीन आ रही है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी रखी जा सकती है और वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस बीमारी कोरोना ने हमारे जीने का सलीका, तरीका, सब कुछ बदल दिया है, क्या उस बीमारी को मात देने वाली कोरोना वैक्सीन अब आने वाली है? जी हाँ, दुनिया भर की अलग अलग वैक्सीन और हिंदुस्तान की अपनी स्वदेशी वैक्सीन, सब अब बस अपने अंतिम। पीएम मोदी ने संभाली कोरोना वैक्सीन की कमान। ग्राउंड जीरो पर मिशन वैक्सीन का जायजा। 3 वैक्सीन, 3 शहर, पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद वैक्सीन प्रयोगशाला में डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के साथ देसी विदेशी वैक्सीन की समीक्षा। कोरोना होगा डाउन, अब शुरू है वैक्सीन का काउंटडाउन। कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार मिशन मोड में आ गई है। वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने के लिए पीएम मोदी ने शनिवार को देश की 3 टॉप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद स्थित जाइडस रिसर्च सेंटर पहुंचे, वहां से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट। ये तीनों कंपनियां न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की टॉप वैक्सीन कंपनियों में गिनी जाती हैं। अब तक कई बीमारियों की वैक्सीन की अरबों डोज यहां तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी की 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा से 3 बड़े संदेश निकले हैं, जिनमें देश ही नहीं दुनिया के लिए बड़ा। पहला, कोरोना वैक्सीन के कमांडर अब खुद प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की तैयारियां अंतिम चरण में है। तीसरा, टीकाकरण के लिए सरकार का भरोसा स्वदेशी वैक्सीन पर ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ा इशू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ। वैक्सीन यात्रा के पहले चरण में नरेंद्र मोदी जाइडस बायोटेक पार्क के उस लैब में पहुंचे जहां स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। पीपीई किट पहनकर उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी नाम से आ रही है, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल बायोफार्मा मिशन, विराट और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ समझौता किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल मार्च तक जाइडस कैडिला की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कंपनी 17 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है। हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। विजिट के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन की एक-एक बारीकी को गंभीरता से समझा। जाइडस की कोरोना वैक्सीन पहले फेज के ट्रायल में सफल रही है। अगस्त से दूसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। दिसंबर में तीसरे फेज के ट्रायल के शुरू होने की उम्मीद है।
भारत बायोटेक स्वदेशी कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। शुरुआती परीक्षण में इसकी प्रभाव दर 60% रही है, लेकिन इसकी खूबी यह है कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर की जा सकती है। इसी तापमान पर भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पोलियो की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। वैक्सीन को जिस डीप फ्रीजर में रखते हैं उसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हर 30 मिनट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके तापमान को जांचता है। भारत में राज्यों के पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 2300 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स पहले से मौजूद हैं। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगर सफल होता है तो नए साल में इसकी डोज लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में पहले से मौजूद कोल्ड चेन इस वैक्सीन के लिए काफी मददगार साबित होगी। वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले। 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने के बाद पीएम मोदी पुणे पहुंचे। यहां वो दुनिया की नंबर 1 वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। माना जा रहा है कि भारत में सबसे पहले यही वैक्सीन मिलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We are in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. ऑक्सफोर्ड जैसे ही यूके में अप्रूव हुई, MHRA अप्रूवल मिला, वैसे ही DCGI को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन सबमिट करेगा। बहुत एक्सपेडिट तरीके से इंडिया में भी अप्रूवल आ जाएगा। 4 करोड़ डोजेस तैयार रखी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। जनवरी से मोस्ट प्रॉब्ली लगाना शुरू कर देंगे। 2 डोज है, 2 करोड़ लोगों को तो लगेगी। उसमें हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव न्यूज तो है ही, नो डाउट। पीएम मोदी ने 3 वैक्सीन लैब का दौरा यूं ही नहीं किया है। इसके पीछे 24 नवंबर की वो मीटिंग है जो उन्होंने देश के 9 मुख्यमंत्रियों के साथ ली थी। उस बैठक में मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए थे कि वो देश के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के लिए तैयार रहें। में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का मिशन वैक्सीन, जिसमें इस बात पर विचार है कि कैसे हिंदुस्तान के एक-एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचेगा। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के ये मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के पास टीकाकरण का लंबा अनुभव है। ये भारत की बड़ी ताकत है। लेकिन भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 100% टीकाकरण एक बहुत कठिन काम होगा। इसीलिए वैक्सीन आने से पहले ही उसके वितरण का मास्टर प्लान तैयार है। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है,
लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको भारत में जो कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, यानी जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, उसका नाम है कोवैक्सीन। उसके ह्यूमन ट्रायल्स जो तीसरे दौर के हैं वो शुरू हो चुके हैं और दिल्ली के एम्स में भी वो तीसरे ट्रायल्स चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे जाकर इसका जायजा लिया है कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन हम सबको मिल सकता है। कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो। कोरोना वैक्सीन का रोड मैप तैयार है जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक तक काम करेगा। लेकिन कैसी होगी ये चेन, कैसे आप तक पहुंचेगी वैक्सीन की डोज, इसे समझाने के लिए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के उस प्रेजेंटेशन पर गौर करना होगा जिसे उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सामने पेश किया। अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह से चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनते हैं, उसी तरह से वैक्सीन के लिए बूथ बनाने का प्लान है। पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा, ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी, सरकारी और निजी डॉक्टरों को इस अभियान की विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ ही जन भागीदारी के लिए प्रयास के साथ साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से कहा है कि उसकी हम लोग उसकी व्यवस्था करें ताकि जो टीका है वो जो प्रायोरिटी है, क्योंकि एक साथ सबके लिए टीका नहीं बन सकता है और एक साथ सबको वैक्सीनेट किया भी नहीं जा सकता है, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं हम लोग करें, हम उसकी तैयारी करें और अपनी प्रायोरिटी भी फिक्स करें। टीकाकरण को लेकर अलग अलग तबकों में तरह तरह की भ्रांति रहती है, इसीलिए सरकार पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कह चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन के किसी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए भी राज्यों को तैयार रहने को कहा गया है। किसी एलर्जिक रिएक्शन की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को मेडिकल सिस्टम दुरुस्त रखने 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच ऐसी दिलचस्पी है, ऐसी जिज्ञासा है कि मुंबई में 2 ट्रैवल एजेंसीज ने अपनी तरफ से वैक्सीन टूरिज्म की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लगभग 2.25 लाख रुपए में कहा कि 3 दिन का अमेरिका दौरा होगा जहां पर वैक्सीन की 1 डोज भी लगाई जाएगी। इस पर खूब विवाद भी है, खूब बहस भी है, लेकिन इन सारी चीजों से परे हम आपको ये बताते हैं कि भारत का वैक्सीन प्लान क्या है। सरकार के मिशन वैक्सीन के अनुसार शुरुआत में 30 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाने का प्लान है। प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सिस के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करते हैं, ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से
ऊपर के लोग हैं। वेरी करेगा क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारा देश कई देशों से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वैक्सीन की बनाने के साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, वैक्सीनेटर्स, ये इसकी भी पूरी तैयारी जो है वो चली हुई है और उसमें भी 1-2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 60 to 70% भी वैक्सीन एफिकेशियस रही तो उससे भी हमारे केसेस कम होंगे, मोर्टेलिटी भी कम होगी और हम इस पैंडेमिक से काफी। पहले चरण में वैक्सीन जिन्हें लगेगी उन्हें एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बताई जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था और स्वास्थ्य कर्मी का नाम भी है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन फाइनल स्टेज में पहुंची है सभी के 2 डोज लगाए गए। इसीलिए माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 2 डोज जरूरी है। ये कितने अंतराल पर दी जाएंगी इसे तय करना अभी बाकी है। सही समय पर दोनों डोज लगाने के लिए मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया है। ये 2015 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का बदला हुआ स्वरूप है। करोड़ों बच्चों तक बिना किसी रुकावट के वैक्सीन पहुंचाने में ये सिस्टम बहुत कारगर था। इसके जरिए पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी डोज के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो डिजिटल क्यूआर आधारित एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये सर्टिफिकेट वैक्सीन लगने का सबूत होगा। आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने में अभी करीब 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में सफल हुई है उन सभी का मास प्रोडक्शन अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन और कब तक हम सबको मिल पाएगा इसका सुरक्षा कवच, इस पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। दरअसल सिर्फ अलग अलग कंपनियों में इस बात को लेकर होड़ नहीं चल रही है कि कौन सबसे पहले वैक्सीन को लेकर आता है, बल्कि अलग अलग देशों में भी ये होड़ चल रही है। रूस ने अपनी तरफ से दावा किया है कि उसने बाजी मार ली है और स्पुतनिक को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बात को भी समझिए कि उसके जो फाइनल ट्रायल्स थे वो अभी हुए नहीं थे, लेकिन इस होड़ में फर्स्ट आने के लिए उसने ऐसा किया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी यह दावा कर दिया है कि वो क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर अपने देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देगा। आने वाली है कोरोना की वैक्सीन, मिलने वाला है कोरोना से सुरक्षा कवच। भारत भी रेस में आगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत में मार्च 2021 के आसपास कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन तो अप्रैल तक अपने पूरे देश को वैक्सीन लगा चुका होगा। 6 करोड़ 66 लाख जनसंख्या वाले ब्रिटेन में किसे कब वैक्सीन की डोज लगेगी, पूरा मास्टर प्लान तैयार। यूके सरकार ने करीब 350 मिलियन अलग अलग कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस की एडवांस बुकिंग कर ली है और जीपी सर्जरीज जो यहाँ लोगों को सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है मेडिकल केयर के लिए, उन्होंने भी कमर कस ली है और दिसंबर से ही लोगों को ये वैक्सीन वो दे सकें इसकी उन पर पूरी तैयारी है। लोगों के मन में बेहद उम्मीद है कि पूरे साल कुछ न कर पाने के बाद कम से कम क्रिसमस में तो थोड़ी बहुत धूमधाम हो और अपने लोगों से मिला जा सके। ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम एडवांस में ही एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी कोई व्यक्ति वैक्सीन की प्री बुकिंग नहीं करा सकता। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में करीब 1000 ऐसी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं जहां वैक्सीन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे ब्रिटेन में स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस हॉल्स को वैक्सीन सेंटर में बदलने का प्लान है। अस्पतालों को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। There are about 1,000 sites all over the country where the practices will come together to deliver this vaccine to their patients. We got to remember that this is a massive task, a kind of a vaccination drive that is simply unprecedented in the history of NHS. In addition to GP surgeries, it's quite likely that there will be a national delivery center which is likely to run through the stadiums, conference centers and big sites that may make it easier to deliver the vaccine. So there may be a national booking system. ब्रिटेन में हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिसंबर के अंत तक वैक्सीन लगाने की योजना है। इसके बाद 65 से 70 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएंगी।
जनवरी के मध्य से 50 से 65 साल के लोगों को वैक्सीन मिल सकती है, जबकि 18 से 50 साल के लोगों को मार्च में वैक्सीन दिए जाने की योजना है। यानी प्राथमिकता वही है जो भारत में है। वैक्सीन अंतिम चरण में है, उनमें मॉडर्ना, फाइजर, ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक सबसे आगे हैं। ये सभी एडवांस स्टेज पर हैं, जबकि भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद की बायोटेक बना रही है, तीसरे चरण के ट्रायल में है। इनमें मॉडर्ना सबसे आगे है, जो बोल सकते हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बाजार में ला सकते हैं। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते या दिसंबर एंड तक बाजार में ला सकती है। भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो हो सकता है जनवरी या फरवरी में आ सकता है। और रशिया का स्पुतनिक उन्होंने पहले से ही अंडर ट्रायल, वो ट्रायल में रहते तभी भी उन्होंने रशिया में देना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरे दुनिया के लोगों को देने के लिए उनको भी जनवरी या फरवरी तक रुकना पड़े। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी वैक्सीन रेस में सबसे आगे है। आखिरी ट्रायल में करीब 30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मॉडर्ना का दावा है कि साल के आखिर तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मॉडर्ना ये वैक्सीन अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर बना रही। अमेरिका ने इस वैक्सीन पर $1 बिलियन का निवेश किया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी आखिरी चरण के ट्रायल में है। तीसरे चरण में 30,000 लोगों को ये टीका दिया जा रहा है। फाइजर का दावा है कि साल के आखिर तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। अमेरिका ने कंपनी के साथ 10 करोड़, ब्रिटेन का ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रहा है। भारत में इसका करार सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। सीरम कंपनी कोविशील्ड नाम के इस वैक्सीन को बेचने की तैयारी कर रही है। इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कुल बनाई खुराक का आधा हिस्सा मिलेगा। वैक्सीन की रेस में भारत की हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक काफी आगे है। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन बना रही है। भारत में इसके तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में ये वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। यह लड़ाई वार फुटिंग पर है और हमने सुना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे थे त्यागना नहीं है मास्क और डिस्टेंसिंग, सोप, या अगर वैक्सीन आ भी जाए तो बहुत सही बात है। चिकित्सा जगत में इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी किसी बीमारी के लिए किसी वैक्सीन को डेवलप किया जा सका हो, लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया एक साथ एक टीम बनकर लड़ रही थी। सब अपने अपने अनुभव इसमें झोंक रहे थे और सबको मालूम था कि अगर आम जनजीवन को सामान्य करना है तो जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को बनाना ही पड़ेगा। वैक्सीन विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है, जो कॉन्सेप्ट, डिजाइन, परीक्षण, मंजूरी जैसे दौर से गुजरने के बाद उत्पादन की अवस्था में पहुंचे। इस काम में 1 दशक या उससे ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन कोविड-19 महामारी की तात्कालिक जरूरत ने चिकित्सा जगत का पूरा सिस्टम बदल दिया। 1 साल से कम समय में ही वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचाकर वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। मम्स के टीके का इंसानी ट्रायल 4 साल तक चला था। इसके बाद मर्क कंपनी को इस टीके का लाइसेंस मिला, जबकि चेचक के टीके को विकसित करने में वैज्ञानिकों को करीब 10 साल लग गए। HIV की वैक्सीन पर 3 दशक से ज्यादा समय से काम चल रहा है। ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। बहुत अच्छी बात है कि ये रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। एक तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत वक्त लगता है, सालों लगते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी न्यूज मिलना, 70%, 90% जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये जरूर है कि ये ट्रायल है। अब जब वैक्सीन रियल लोगों को दिया जाएगा तब देखना पड़ेगा कि इतनी ही सक्सेस मिलती है या नहीं, पर फिर भी ये नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। इससे पता चलता है कि एटलीस्ट ये वैक्सीन काम करती है, लोगों को ट्रांसमिशन कम करेगी और इससे एक तरीका मिलता है, जरिया मिलता है जब आप कोविड को। वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेज शामिल होते हैं, जो रिसर्च डेवलपमेंट से शुरू होकर अंतिम डिलीवरी तक जाती है। इसमें आबादी के बड़े हिस्से पर लंबे समय तक ट्रायल चलता है, जिसमें वैक्सीन के असर के साथ साथ उसके दुष्परिणामों का खास तौर से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए रूस ने जब अगस्त में स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दी तो दुनिया भर में इस वैक्सीन को शक की निगाहों से देखा गया, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन को मंजूरी मिलने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज किया गया हो। एक वैक्सीन होने का दावा चीन भी कर रहा है। चीन का कहना है
कि वो इस वैक्सीन को लंबे समय से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पे वैक्सीन तो दी जा रही हैं और यहाँ पे पहले मिलिट्री को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और उसके सक्सेसफुल ट्रायल के बाद वो दूसरे कंट्री में भी, अपने यूएई में और ब्राजील में भी दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी तक जो हमारे पास सामने जो एक रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक 5 ये अभी टॉप में चल रही हैं, जिनका काफ़ी 90% का एफिकेसी रेट है। बट मैं तो अभी कहूँगा कि ये वैक्सीन का भी टू अर्ली स्टेज है। हम दिसंबर तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। महामारी के इस दौर में कोरोना वैक्सीन को संजीवनी कहा जा रहा है, लेकिन क्या इस संजीवनी के आने के बाद सार्वजनिक जगहों पर जो आपको ये मास्क लगाना पड़ रहा है, जो दूरी रखनी पड़ती है, क्या उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या कोरोना वैक्सीन के बाद आपको कभी कोरोना नाम की इस बीमारी से कोई खतरा नहीं रह जाएगा? आइए देखते हैं। रिकॉर्ड समय में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी नतीजे सामने हैं वो शुरुआती। जो भी वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे है, उनके पहले और दूसरे चरण में वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो वैक्सीन से जुड़े साइड इफेक्ट से निपटने के लिए तैयार रहें। कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीन के बाद जरूरी है उसकी दवा की खोज, क्योंकि वैक्सीन लगने से वातावरण में मौजूद वायरस खत्म नहीं होंगे। वैक्सीन सिर्फ वायरस से आपके शरीर का बचाव करेगा, और अभी तक किसी भी वैक्सीन ने वायरस से 100% बचाव का दावा नहीं किया है। न ही ये बताया है कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। ऐसे में वैक्सीन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 13 वैक्सीन फेज 3 में है, मतलब लास्ट स्टेज में 13 वैक्सीन है। तो कलेक्टिवली जो नंबर आ रहा है वो 12 वैक्सीन फेज 2 में चल रही है, 30 टोटल 17 वैक्सीन है फेज 2 में। जो कलेक्टिवली नंबर ऑफ वैक्सीन है, अभी थोड़ा हमारे लिए टफ टाइम, हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए टफ टाइम है। हम तो फिर भी और कंट्रीज से अभी बेहतर स्टेज में है, फिलहाल सबके लिए टफ टाइम है। और जब तक ये वैक्सीन आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन। 120 करोड़ 130 करोड़ को लगेगी कैसे? मैन्युफैक्चरिंग, उसके पहले हम कितना मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? उस टाइम तक जो हमारी सेफ्टी है उस पे हमने अगर कॉम्प्रोमाइज किया, तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है। कुल मिलाकर वैक्सीन आने के बाद दवा आने का भी इंतजार करना है। उन सारी चीजों के बीच सबसे बड़ा जो हमारा साथी है वो है मास्क, जो हमें बीमारी से बचाएगा, और दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।